जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। आज जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं जो है वो आज आईसीआरसी और सीईएसएफ जो फॉर्म्स हैं वो फिल करने का तरीका आपको बताऊंगा सबको। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी ब्रांड न्यू होगा। क्योंकि लास्ट ईयर तक हमारे पास जो सीईएसएफ और आईसीआरसी फॉर्म्स थे, दे वर टोटली डिफरेंट। नाउ दे हैव चेंज्ड दी मार्किंग स्कीम। एज यू ऑल नो दैट के टीम प्रोजेक्ट में उन्होंने पहले जो है वो हमारे पास जो टीम एलिमेंट होता था वो सिर्फ 10 नंबर का होता था, 10 मार्क्स का, और रिमेनिंग जो 60 मार्क्स होते थे वो सारे के सारे जो है वो रिफ्रैक्टिव पेपर के हुआ करते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने जो टीम एलिमेंट है दैट इज़ ऑफ 25 मार्क्स, और जो रिफ्रैक्टिव पेपर है वो 45 मार्क्स का कर दिया हुआ है। तो जिसकी वजह से अब उसमें जो है वो उन्होंने, जारी बात है, जब एक 10 मार्क्स थे उनको 25 कर दिया है, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी जगह के ऊपर उन्होंने वो एक्स्ट्रा मार्क्स दाएं बाएं एडजस्ट किए हैं। वो कहाँ पर गए हैं और कैसे वो, उनकी बाइफर्केशन कैसे हुई है, कैसे वो डिवाइड हुए हैं डिफरेंट पोर्शंस ऑफ दैट दैट टीम प्रोजेक्ट, तो इसको हम देखेंगे। और फिर हम साथ ही साथ जो देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव पेपर है उसके जो पहले 60 मार्क्स थे अब वो 45 रह गए हैं। तो वो 45 मार्क्स की जो है वो डिवीजन कैसे हुई है अक्रॉस दैट रिफ्रैक्टिव पेपर, तो ये बात जो है वो हम आज यहाँ पर सीखेंगे। मेरे लिए भी बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा, और मैंने जस्ट इन फॉर्म्स को एक दो दफ़ा खोल के देखा है, कुछ समझने की कोशिश की है, खासी बात समझ आई है। तो जितनी मुझे समझ आई है कि मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को भी बता दूँ। तो मैं स्टार्ट करूँ जनाब आईसीआरसी फॉर्म से। तो ये जो है वो आईसीआरसी फॉर्म है जो कि आप देख रहे हैं कि ये आपने फिल करना है, और ये आईसीआरसी फॉर्म जो है ये आपने हर स्टूडेंट के लिए फिल करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये एक फाइल है जो कि डाउनलोड की गई है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की गई है। तो इसके 11 पेजेस हैं, यहाँ पर आप टॉप के ऊपर देख रहे हैं कि इसके 11 पेजेस हैं। पेज नंबर 1 आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस हमें नज़र आ रही हैं, सारी की सारी लिखी हुई। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 2 पे आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमें ये फॉर्म नज़र आता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो आप ये देखेंगे कि ये एक पूरा फॉर्म है जो कि एक स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, दिस होल फॉर्म इज फॉर वन स्टूडेंट। ठीक है, और इस तरह के ये 10 फॉर्म्स हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये एक फाइल आपकी जो है इट विल केटर 10 स्टूडेंट्स एट अ टाइम। आप 10 स्टूडेंट्स का डेटा सारे का सारा यहाँ पर जो है वो फिल आउट कर सकते हो। तो इसको अब आपने देखना है कि ये कैसे जो है फिल आउट होगा। मैं थोड़ा सा दोबारा जूम इन करूँ ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्ली नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टॉप राइट कॉर्नर की साइड के ऊपर कैम्ब्रिज आईजीसीएसई कैम्ब्रिज ओ लेवल इंडिविजुअल कैंडिडेट रिकॉर्ड कार्ड, जिसको आईसीआरसी बोलते हैं, प्लीज सेलेक्ट सिलेबस एंड कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप जो है वो डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो खुल जाएगा कि अगर आप जो है वो ओ लेवल्स पढ़ा रहे हैं फिर आप जो है वो 2069/03 पिक करेंगे, और अगर आप जो है आईजीसीसी पढ़ा रहे हैं तो आप 0457/03 पिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग आईजीसीएसई सो आई विल पिक दिस वन। तो ये यहाँ पर जब आपने सिलेक्ट कर लिया है सब्जेक्ट और उसका सब्जेक्ट कंपोनेंट कोड जो आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो ये जो है वो इंटरेक्टिव फॉर्म है। ये अगले 10 फॉर्म्स के ऊपर ये ऑटोमेटिकली आ गया हुआ है। आपने एक दफ़ा सिलेक्ट किया है तो यहाँ से आप जो है वो आप देख सकते हैं कि अगले 10 फॉर्म्स के ऊपर हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे का सारा फिल्ड अप है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आसानी है कि एक चीज़ आपको बार बार फिल अप नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है वो ये चीज़ आ गई पहली। उसके बाद आप यहाँ पर सेंटर नंबर जो है वो फिलअप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, 100 ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान का ये जो है वो कोड है, और आमतौर पर ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए होता है। लेकिन क्योंकि मैं जो है वो यूँ कह सकते हैं कि अपने स्कूल का या अब कोई ऐसा जो है वो सेंटर नंबर मैं रिवील नहीं करना चाहता, मैं जो है वो उसको नहीं बताना चाहता, इसलिए मैंने जस्ट जो है ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान का कोड यहाँ पर लगा दिया है। आपका जो भी सेंटर कोड आपको मिला हुआ है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, आपने यहाँ पर वो पुट इन करना है। ठीक है, अगर तो वो 1000 से लेस है या हंड्रेड्स में 999 तक है तो वो फिर पी के साथ लिखा हुआ होगा, पी के 999 तक जाएगा। और अगर वो 1000 से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 1012, तो वो सिर्फ फिर क्या होगा, P1012 होगा, लाइक दिस। वो फिर होगा P1012 लाइक दिस।
उसमें फिर के नहीं होगा, ठीक है। और सेंटर नेम, आपका सेंटर नेम जो है आपके स्कूल का नाम, जिस नाम के ऊपर ये सेंटर नंबर अलॉट हुआ है, ये आपको मिल जाएगा अपने स्कूल से। आई से कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बीकन हाउस स्कूल सिस्टम XYZ, ठीक हो गया जी। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका कैंडिडेट नंबर। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने फिल की हैं दो और, क्योंकि जारी बात है जब भाई आप एक स्कूल के टीचर हैं तो उस स्कूल के सारे बच्चों का जो सेंटर नंबर है और जो सेंटर नेम है वो सेम होगा। तो ये दो जो है फील्ड्स जो मैंने फिलअप किए हैं, सेंटर नंबर और सेंटर नेम, ये भी अगले 10 फॉर्म्स के ऊपर ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया हुआ है। आपको बार बार फिलअप करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी P1012 और बीकन हाउस स्कूल सिस्टम XYZ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है और हर अगले फॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिकली ये मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट चीज जो कि आपने करनी है, कैंडिडेट नंबर। जैसे हर कैंडिडेट को एक उसकी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री के ऊपर एक कैंडिडेट नंबर अलॉट होता है, तो आपने वहां से कैंडिडेट नंबर जो है वो नोट करना है और हर बच्चे का कैंडिडेट नंबर जो है वो आपने इसमें पुट इन कर देना होगा। फॉर एग्जांपल आई से कि मेरे बच्चे का ये जो है वो 0262 जो है वो कैंडिडेट नंबर है और इस बच्चे का नाम मोहम्मद अली है, ठीक हो गया। और ये जो है वो मैंने फिलअप कर दिया, क्योंकि ये यूनिक है, ये इसी बच्चे का कैंडिडेट नंबर और इसी का कैंडिडेट नेम है, तो ये अगले फॉर्म्स पर नहीं होगा। ये अगले फॉर्म्स पर नहीं होगा क्योंकि अगले फॉर्म के ऊपर ऊपर अगले बच्चे का कैंडिडेट नंबर और उसका नाम आएगा, ठीक हो गया। ओके, तो यहां पर आगे आ गया टीचिंग ग्रुप और टीचिंग सेट, ठीक है। जैसे आपने टीम्स बनाई हुई होती हैं, ठीक है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, और आपने कहा होता है जी के टीम A, टीम B, टीम C, टीम D, यूं भी आपने बनाया होता है। इवन आप यूं भी कह सकते हैं टीम ग्रीन, टीम रेड, टीम ऑरेंज, टीम येलो, टीम ब्लू, वट। तो आपने जो उसका रखा हुआ है एक कोड, अपने पास एक नाम रखा हुआ है, वो हो सकता है। दूसरी बात है कि बाजू का जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है उसके अंदर 3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 3 टीचर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं जीपी, और तीनों ने जो है वो अपने अपने सेक्शंस को अपेयर कराना है। तो अब ये बच्चा जो है ये किस टीचर का है, तो आमतौर पर मेरी प्रैक्टिस ये है कि हम यहाँ पर जो है वो बच्चे का जो होता है जो टीचर का जो इनिशियल्स होते हैं उसके नाम के, फॉर एग्जांपल आई से कि ये राजा उमर 01 मैंने कर दिया कि राजा उमर की क्लास जो पढ़ा रहे थे उसमें 5 टीम्स थी, उसमें से ये बच्चा जो है राजा उमर का टीम 1 का बच्चा है, जिसका नाम मोहम्मद अली है, जिसका कैंडिडेट नंबर 262 है, ठीक हो गया जी। और एग्जाम सीरीज हमारी जो होगी दैट विल बी जून, और जो ईयर होगा वो होगा 2025। तो ये आपने चीज़ें फिल कर दी। अब इसमें से भी आप देखें कि जो एग्ज़ाम सीरीज़ है और जो ईयर है, ये जो है वो ऑटोमेटिकली कमिंग शीट्स के ऊपर जो है वो फिलअप कर देगा। लेट्स हैव अ चेक। तो जी हाँ, ये आप देख रहे हैं कि अगले फॉर्म के ऊपर भी ऑटोमेटिकली इसने जून और 2025 जो है वो फिलअप कर दिया हुआ है, और हर अगले फॉर्म के ऊपर जो चीज़ें कॉमन हैं सब स्टूडेंट्स की, वो सारी की सारी अगले फॉर्म के ऊपर फिल हुई हैं। सिर्फ उनका कैंडिडेट नंबर और कैंडिडेट नेम और जो उनका टीचिंग ग्रुप या टीचिंग सेट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी जो बताने वाली बात है कि अगर मैं अगर अगले फॉर्म के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं जो है वो एक और बच्चे का जो है वो 0267 कैंडिडेट नंबर देता हूँ, उसका नाम है मोहम्मद हसन, ठीक है। और वो मेरा जो टीम थी वो टीम 3 का कैंडिडेट है, ये मैंने लिख दिया इसका, ठीक है। इसी तरह आप ये फिलअप करते चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहां से जो है इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीम प्रोजेक्ट। आप बताएंगे कि ये टीम प्रोजेक्ट है वो ब्रीफ, बहुत छोटा सा आपने लिखना है, इसके अंदर ज़्यादा जगह नहीं है, कि ये आपका टीम प्रोजेक्ट जो है ये बच्चों का ये जो था जिस टीम से मोहम्मद अली स्टूडेंट जो है वो ताल्लुक रखता है, ये क्या था, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस
among the masses to ये इससे ज़्यादा नहीं कर रहा, जस्ट आप यहाँ पर लिखते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टीम प्रोजेक्ट, ठीक है. यू कैन गिव द नेम ऑफ द टॉपिक एज वेल, ठीक है. फॉर एग्जांपल आई कैन से चाइल्ड लेबर, ठीक है, एडिकेटिंग चाइल्ड लेबर, दैट्स इट, ठीक है जी. और यहाँ पर अब आप आ जाए नीचे, तो अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो टेबल 1 है, टेबल 1 की जब बात हो रही है तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज रिलेटेड टू टीम एलिमेंट. जिसके आगे टीम एलिमेंट लिखा हुआ है वो मार्क्स जो है टीम एलिमेंट को जाएंगे, ठीक है. अब आप टेबल ए बी सी डी जो है वो, ये 4 टेबल जो हैं ये सारे के सारे जो है वो जाएंगे फॉर टीम एलिमेंट, क्योंकि इन सब के आखिर में टीम एलिमेंट आप देख रहे हैं लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि इन चारों टेबल्स के जो मार्क्स होंगे दे विल गो फॉर टीम एलिमेंट, ठीक है. जो कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि तकरीबन 1.5 पेज का होगा, 300 to 400 वर्ड्स का होगा, और इसके अंदर क्या कुछ होगा वो हम देखते हैं. अब यह देखें जी, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ मार्क्स फ्रॉम टेबल्स ए ई एफ जी एच, राइट. तो ये उसने सारे का सारा जो है वो इसकी जो बाइफर्केशन होगी वो बता दी. अब आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेक डाउन टेबल ए का आ रहा है. टेबल ए जो है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग, टीम एलिमेंट, तो इसके आगे उसने उसको 4 में बाइफर्केट किया है, टॉपिक एंड इशू, प्लान, रोल्स एंड एक्शन. तो इसका मतलब है ये जो सारा टीम एलिमेंट है, जो टेबल ए है, दिस वन, ये सब क्लासिफाई हुआ है, सब कैटेगराइज हुआ है इनटू 4, दैट इज टॉपिक एंड इशू, प्लान, रोल्स एंड एक्शंस. अगर वो जो 300 to 400 वर्ड्स का जो डॉक्यूमेंट है जिसको टीम एलिमेंट में कह रहा हूँ सारे का सारा, उसके अंदर स्टूडेंट्स ने अपना टॉपिक बताया है और उससे रिलेटेड जो इशू वो हाईलाइट कर रहे हैं वो अगर उन्होंने बताया है तो यू आर सपोज टू गिव 2 marks for that over here, right. Then अगर उन्होंने अपने उस टीम एलिमेंट के अंदर 300 to 400 वर्ड्स के अंदर ही अपना सारे का सारा प्रोजेक्ट कैसे उन्होंने प्लान किया है, अगर वो उन्होंने प्लान बताया हुआ है उसका, तो आप यहाँ उनको जब वो इस 3 में से मार्क्स देंगे. अगर, और ये मैक्सिमम 3 है, अगर कोई इतना अच्छा प्लान नहीं दिया तो आप इनको 2 मार्क्स भी दे सकते हैं. इसी तरह रोल्स कि उन्होंने अगर अपने टीम एलिमेंट के अंदर अपने जो सारे टीम मेंबर्स हैं उनका रोल जो है वो असाइन किया हुआ है कि फलां स्टूडेंट कैंडिडेट ए ने ये काम करना है या कैंडिडेट बी ने ये काम किया, कैंडिडेट सी ने ये काम किया, कैंडिडेट डी ने ये काम किया. अगर उन्होंने कैंडिडेट्स के रोल्स डिजाइन किए हुए हैं और बताए हुए हैं उस अपने अपने टीम एलिमेंट के अंदर, तो यू कैन गिव देम मार्क्स आउट ऑफ 2. एंड देन एक्शन कि उन्होंने जो है वो कैसे का सारा जो उनका टीम प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने एग्जीक्यूट कैसे किया, कैसे जो है वो चलाया सारे का सारा. एक होती है प्लानिंग, एक होती है उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन, राइट. अगर उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल फॉर्म एक बनाया, उन्होंने जो है इंस्टाग्राम का एक पेज बनाया, उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ली, उन्होंने सर्टन इंटरव्यूज कंडक्ट किए, उन्होंने जो है वो एक कैंपेन लॉन्च की फॉर द सेक ऑफ एरेडिकेटिंग चाइल्ड लेबर, उन्होंने कुछ डोनेशंस इकट्ठे की, ऑल दीज, ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें कि उन्होंने एक्शन क्या लिया उसके ऊपर, तो ये जो है वो कैसे एग्जीक्यूट किया अपने सारे प्लान को, तो ये इसके अंदर आ जाएगा. सो दिस विल बी रिलेटेड टू, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ तक आके बात जो है वो टेबल ए की आ जाएगी, ठीक है. इसका मतलब है टेबल ए से रिलेटेड अगर टॉपिक एंड इशू मौजूद है, प्लान इशू मौजूद है, रोल्स हैं और एक्शंस हैं, तो 10 मार्क्स यहाँ तक बच्चा गेन कर सकता है आउट ऑफ दोज 25 मार्क्स ऑफ द टीम एलिमेंट. आगे चले टेबल बी, दैट इज द एविडेंस ऑफ एक्शन टीम एलिमेंट. एविडेंस ऑफ एक्शन के बच्चों ने क्या चीज प्रेजेंट की है, वेदर इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री, वीडियो डॉक्यूमेंट्री, और इट वाज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और दे प्रोड्यूस्ड some poster, or they produce some video song, or they produce some any sort of what we call the outcome of that project, whatever they have produced over there, that can become over here the evidence of action, and they have explained it in their team element.
then they can be awarded marks out of 5 for this one, and you can place those marks over here. For example, if you see that the evidence of action is not really very much impressive, you can give 3 marks, and if it is better one, you can go for 4. If it is best one, you can give 5 out of 5. It's all up to you, right? So you can put in those marks over here, evidence of action. Then team collaboration. How did they explain that? How did they collaborate while executing that whole of the project? उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इसके अंदर के उन्होंने कैसे मिलजुल के काम किया? बिकॉज ये टीम प्रोजेक्ट बनवाने का जो बेसिक पर्पस है वो कोलैबोरेशन है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी जीपी की बुक के अंदर भी कि इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सिखाते हैं, दैट इज द कोलैबोरेशन स्किल्स. कोलैबोरेशन स्किल्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं. तो क्या उन्होंने कैसे एज अ टीम जो है वो कोलैबोरेट किया इसके अंदर, तो उसके जो है वो 5 मार्क्स हैं. टीम कोलैबोरेशन, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 टीम कोलैबोरेशन, और ये टीम एलिमेंट का है, टीम एलिमेंट के अंदर ही मौजूद होना चाहिए. सो मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 5, यू कैन अवॉर्ड देम मार्क्स आउट ऑफ 5 ओवर हियर. देन टेबल डी. If we go to table D is the individual collaboration team element. I mean, how each member collaborated with the other one. एक तो होता है collective collaboration of whole of the team, लेकिन एक होता है कि एक दूसरे को कैसे जो है कोलैबोरेट करके कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे सपोर्ट किया एक दूसरे को. फॉर एग्जांपल, एक बच्चे का ये काम लगाया गया था कि उसने गूगल फॉर्म डिजाइन करना है फॉर द सेक ऑफ कैरिंग आउट द सर्वे, ठीक है, लेकिन वो किसी वजह से वो ही वाज लैगिंग बिहाइंड, तो दूसरे ने उसको जो है वो कहा, आओ यार मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, लेट्स मेक दैट गूगल फॉर्म in a collective way. So that is known as the individual collaboration. तो दो इंडिविजुअल्स ने, एक ही टीम के दो इंडिविजुअल्स ने आपस में कोलैबोरेट करके एक टास्क जो है वो अपना फुलफिल कर लिया. So for that sake you will be giving them 5 marks out of. So now you can see, आप ये सारा कॉलम अगर आप स्टडी करते हैं, 2 मार्क्स, 3 marks, 2 marks for the topic and issue, 3 marks for the plan, 2 marks for the roles, and 3 marks for the action. So they come up with 10, and then 5 marks for the evidence of action, and 5 marks of the team collaboration, and 5 marks of the individual collaboration. So they come up with 25 marks जो कि टीम एलिमेंट के हैं. ठीक है, ये आपने हर बच्चे का जो है वो फिल करना है कि इस जो बच्चा है, आई मीन टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अली, जिसका मैंने ऊपर नाम जो है वो एक फैक्टिशियस नाम दिया है, तो मोहम्मद अली ने जो है वो इंडिविजुअली कैसे कोलैबोरेट किया विद द रेस्ट ऑफ द टीम और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, तो इस पर जो है वो आप जो है वो इसको जो है वो मार्क्स देंगे. देन टेबल ई आप देखते हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, इवेल्युएशन ऑफ द एक्शन एंड टीम वर्क. तो इनका टीम वर्क कैसे चला, और ये पर्सनल एलिमेंट है, इसका मतलब है ये चीज रिफ्लेक्टिव पेपर के अंदर जाएगी. अगर मोहम्मद अली ने अपने रिफ्लेक्टिव पेपर के अंदर जो है वो सारे का सारा जो एक्शन इन्होंने लिया इस सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इवेल्युएट किया हुआ है. मोहम्मद अली ने अगर इवेल्युएशन दी हुई है अपने एक्शन की, और सारा टीम वर्क को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे, यानी आप बच्चों को क्या कहेंगे कि दे आर सपोज टू यूज यू कैन से, अब वो वी का वर्ड यूज करें, वी डिड दिस, वी विजिटेड दिस, वी मैनेज टू डू दिस. ठीक है, इसका वी का वर्ड यूज करेंगे तो वी जो है वो कोलैबोरेशन को शो करेगा. ठीक है, और उसके अंदर लेकिन जब इंडिविजुअल पे बात आएगी तो वहां पर बच्चा जो है वो आई कह सकता है, आई लर्न हाउ टू वर्क कलेक्टिवली एंड हाउ टू कोलैबोरेट विद वन अनदर एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल अराउंड अस रिगार्डिंग सॉर्टिंग आउट सम सॉर्ट ऑफ इशू. तो वहां पर बच्चा आई का वर्ड दे सकता है अपने रिफ्लेक्टिव पेपर के अंदर. लेकिन टीम एलिमेंट के अंदर और जो है वो जहां पर भी बात कोलैबोरेशन की आ जाए, जैसे यहां पर इसमें आप देख रहे हैं टीम वर्क का वर्ड आ रहा है, तो सर इसका टीम वर्क का मतलब है कि अगेन कोलैबोरेशन की बात आ रही है. सो यू आर सपोज टू गाइड द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग पुटिंग इन द नाउन दैट इज वी. प्रोनाउन जो है वो वी यूज करेंगे तो तब जो है वो उनका ऑथेंटिकेट होगा दैट दे कोलैबोरेटेड रियली वेरी वेल इन दैट वन. देन सो इवेल्युएशन ऑफ द एक्शन, जो उन्होंने जैसे मैंने कहा कि एक्शन वो ऊपर दिया हुआ कि इन्होंने किया क्या, कैसे एग्जीक्यूट किया ऊपर दिस वन.
तो उसको इवेल्युएट अगर किया है, जो टीम एलिमेंट के अंदर एक्शन दिया हुआ है उसको पर्सनल एलिमेंट के अंदर रिफ्रैक्टिव पेपर के अंदर बच्चे ने इवेल्युएट किया हुआ है, देन कैन बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स द मैक्सिमम। देन इवेल्युएशन ऑफ ऑन टीम वर्क, कि उस टीम वर्क के अंदर इस बच्चे का जो है वो जो काम था उसको इवेल्युएट करना है कि हाउ वाज ही बेनिफिशियल फॉर द होल ऑफ द टीम, राइट, दैट इज फॉर 4 मार्क्स। एंड देन इवेल्युएशन ऑफ ओन टास्क परफॉर्मेंस, कि उसने जो काम किया वो अपने आप को कहां पर रेट करता है, कि उसने फॉर एग्जांपल उसका काम था वीडियो एडिट करने का या इंटरव्यूज को एडिट करने का काम था, तो वो किस हद तक अच्छा परफॉर्म कर सका। अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया तो आप उसको देखेंगे कि जो वो उधर पोर्ट्रे हो जाएगा उस इंटरव्यूज के अंदर, तो 2 मार्क्स इसके लिए। सो इसका मतलब है कि 10 मार्क्स यहाँ पर आ गए रिफ्रैक्टिव पेपर के, जो मैंने आपको कहा था कि रिफ्रैक्टिव पेपर के जो 45 मार्क्स हैं उनमें से 10 मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं। देन टेबल एफ, रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग। अब अगर बच्चे को कहें कि वो जरूर रिफ्लेक्शन लिखे दैट व्हाट वाज हिज पर्सनल लर्निंग आउट ऑफ द होल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसने क्या सीखा इस प्रोजेक्ट से। अगर उसने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि उसने क्या सीखा, तो इसका मतलब है कि आपने उसको उसको रेट करना है, उसको मार्क मार्क करना है। लर्निंग फ्रॉम द रिसर्च is because it is all research process, whether you are conducting the secondary research, you are going through the internet and you are finding out certain issues related to your topic, and in the same way if you are conducting surveys and getting the primary data for your research and you are taking the interviews of the people, again this is the primary data you are gathering directly from the concerned people like the experts or the victims or anyone. So they all are the part of the research, and you are and what was the learning of this individual, this particular student, out of that whole of the research process. If the student or the candidate has put in that his personal learning from research process, you are supposed to give marks out of 5. Then learning about skills, strengths and weaknesses. What sort of skills he learned? Making Google Forms, taking interviews, better communication with the people, and to gather data and to evaluate data and to compile data and to have some graphic skills or some editing skills. So all those learnings or all those skills what the student has learned out of the whole of the project, if that is explained, you are supposed to give five marks maximum. And the student, if the student has put in the strengths and weaknesses, that what were the strengths of the what were his strengths out of this project, and what the strengths he managed to attain in this project, and what sort of weaknesses he remained with, that if he could have some better time or in some more learning, he could have minimized those weaknesses. But if still those weaknesses are there, then still, I mean, weaknesses should be explained. It means that if it is given in that marking scheme, it means that the weaknesses are really very much integral part of the whole of this project. So weaknesses should be there. For example, if I give you one example, when we were given the training, we were told that we were shown a project that was really very sort of raw project, and the student wrote in the refractive paper that as we were really very good friends and we wasted a lot of time in gossiping and chilling out, and we were not working really very much harder for the sake of drawing over outcome of the whole of the project. So they put the student portrayed that weakness in the form of the greater sort of friendship among themselves, and they could not do better because of that friendship. So this is not something wrong, and this will not go to the negative marking that they could not do well. And explaining those sort of things is still good, because they are supposed, for example, they can say that we tried to contact the minister of education for the sake of getting his point of view regarding the lack of the science laboratories in certain government schools in my area. But as we approached the concerned minister, he was abroad and we could not reach out. So ये भी एक weakness है उनकी, but this was beyond their reach. They could not handle it.
तो वो उनकी उनकी रीच में नहीं था, तो वो अगर लिख लेते हैं इस तरह की वीकनेस, स्टिल फाइन। देन रिफ्लेक्शन ऑन परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करेगा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसको कितना कुछ पता था इन चीज़ों के बारे में, और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसको कितना कुछ पता है अब, हाउ टू हाउ टू how to discuss certain issues, and how to find out the causes and consequences of that issue, and how to draw the solution for that. I most of the time whenever I explain the things related to global perspectives to my students, I explain three C formula. 3C formula: causes, consequences, and control. I mean, cause and consequences, even a layman knows. एक रेडी वाला, एक एक बार्बर, नाई की दुकान, उसको भी कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस पता है। आप जरा उससे पूछे महंगाई क्यों हो रही है, आपको सारी स्टोरी सुना देगा, कॉजेस बता देगा, कॉन्सिक्वेंसेस बता देगा, सब कुछ। लेकिन जब बात आ जाएगी ना उसका उसका सोल्यूशन निकालने के ऊपर, तो वो आगे से कह देगा, करें ना जी, हल करें ना मसला, जिनका काम है, जो बैठे हुए हैं असेंबलियों में, वो यूं करके इसका मतलब है उसके पास कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन उसके पास किसी किस्म का कोई सोल्यूशन नहीं है। सो इसका मतलब है कि हमने सोल्यूशन ड्रॉ कराना है। सोल्यूशन ड्रॉ कराएंगे तो तब जो है वो जारी बात है, बात आगे को पड़ेगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, दैट इज टेबल जी। सो इसका मतलब है कि इफ आई टॉक अबाउट टेबल एफ, रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग पर्सनल एलिमेंट, तो लर्निंग फ्रॉम रिसर्च, तो ये जो तीन जो है ना वो कॉलम्स आएंगे, तीन रोज आई शुड से up to this point. So they are related to table F, and कि उन्होंने रिसर्च से क्या सीखा, और उन्होंने स्किल्स कौन से सीखे, उनकी स्ट्रेंथ क्या रही सारे, और उनकी वीकनेसेस क्या रही, और रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन परफॉर्मेंस क्या रहा। तो 15 मार्क्स इसके चले गए, ठीक। 10 मार्क्स ऊपर गए थे जो रिफ्लेक्टिव पेपर के, जो इससे ऊपर वाला जो पोर्शन था, आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल ई, ठीक है। तो इससे ऊपर ऊपर सारा टीम एलिमेंट है, तो टेबल ई से स्टार्ट हो रहा है आपका जो है वो रिफ्लेक्टिव पेपर पर्सनल एलिमेंट। तो 10 मार्क्स ऊपर टेबल ई के गए, और जो है वो 15 मार्क्स जो है वो चले गए टेबल एफ के। 15 एंड 10 आपके आगे 25 मार्क्स यहाँ तक हो गए। देन टॉकिंग अबाउट टेबल जी, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, रिफ्लेक्शन ऑन टीम वर्क। सो ओवरऑल टीम ने क्या सीखा, कि आपने जो है एज अ टीम जो है वो क्या, आप लोगों की क्या जो है वो स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा अपने रिफ्लेक्टिव पेपर के अंदर, एज अ टीम सारी टीम ने क्या सीखा, व्हाट वाज देयर लर्निंग, what was their point of view before the start of the project, and what is their point of view right now after the finishing up of the project. So इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसकी फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन, रिफ्लेक्शन ऑन बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द टीम वर्क, इसमें लिखेंगे कि मिलजुल के कोलैबोरेट करके काम करने के फायदे क्या होते हैं, लेकिन इस दौरान चैलेंजेस क्या होते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि बच्चों ने कहा जी कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे जिसकी वजह से हमने गपशप में ज़्यादा टाइम गुजारा। इसका मतलब है कि दे फेस्ड लार्जर चैलेंजेस रिगार्डिंग कोलैबोरेशन, ठीक है। तो मिलजुल के काम करने के फ़ायदे क्या होते हैं, और मिलजुल के काम करने के जो है वो चैलेंजेस उसमें क्या फेस किए जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट ने अपने रिफ्लेक्टिव पेपर के अंदर ये चीज़ भी एक्सप्लेन की हुई है, तो यू कैन गिव दैट स्टूडेंट मार्क्स आउट ऑफ 5। देन रिफ्लेक्शन ऑन पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स फॉर टीम वर्क, तो बच्चा ये भी बता सकता है जी कि हम क्या करते तो हम अपने प्रोजेक्ट को फर्दर इम्प्रूव्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते थे, क्या क्या हम, यानी कि जो ऊपर वीकनेसेस जो है वो स्टूडेंट ने बताई हैं, यहाँ पर उन वीकनेसेस को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता था कि उनके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आ जाती। तो यूँ जो है वो ये उनका 5 मार्क्स इसके लिए आ गए। सो 10 मार्क्स से हो गए। सो 10 ऊपर टेबल ई के थे, और 15 मार्क्स टेबल एफ के हो गए। 15 एंड 10 25, एंड देन 10 मार्क्स फॉर टेबल जी। तो हम 35 पर पहुंचे, और आखिर आ गया जी कम्युनिकेशन, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर जो है देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन के जो है वो रिफ्लेक्टिव पेपर के अंदर बच्चे ने जो है वो जो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको कैसे प्रोड्यूस किया है। आउट ऑफ 5 मार्क्स आपने यहाँ पर इसको देने हैं। और कम्युनिकेशन फॉर रिसर्च के जाहिर बात है जब आप इंटरव्यूज़ करते हैं तो आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। वो इंटरव्यूज़ किस हद तक आप बच्चों ने अच्छे किए कि उनको डिज़ायर्ड डेटा जो है वो अवेलेबल हो सका फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर इशू। तो
इसी तरह जब आप सर्वे कंडक्ट करते हैं क्वेश्चनर के थ्रू, तो उस क्वेश्चनर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस हद तक अंडरस्टैंडेबल थे, कितनी अच्छी तरह से उस उन क्वेश्चंस के थ्रू कम्युनिकेट किया स्टूडेंट्स ने, कि जो है वो उनके पास जो है वो एक ट्रू डेटा आया जो है वो, जिसको उन्होंने पोर्ट्रेट किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो 5 मार्क्स इसके हो गए। सो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन और जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च, इन दोनों चीज़ों को 5 मार्क्स हुए। तो टोटल मार्क्स आप देख रहे हैं यहाँ पर 70 आ गए। तो अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर मैं इस स्टूडेंट को मार्क्स देना चाहूँ, तो मैं जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं लिखूंगा इनके लिए, हर एक के लिए, कि जो है वो टीम कोलैबोरेशन कैसे हुई और क्या हुआ, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 आउट ऑफ 2 दे दिए, यहाँ मैंने 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स दिए, यहाँ मैंने 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स दे दिए, यहाँ मैंने अगेन यहाँ जो है वो एक्शन के ऊपर मैंने 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स दे दिए। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस स्टूडेंट को एविडेंस ऑफ एक्शन टेबल बी की बात करूँ, टेबल बी मैंने इसको 4 मार्क्स यहाँ पर ऐड कर दिए। यहाँ पर मैंने उसको टीम कोलैबोरेशन के जो है वो 4 मार्क्स दे दिए, और यहाँ पर मैंने उसके इंडिविजुअल कोलैबोरेशन के ऊपर 5 मार्क्स इसको मैंने दे दिए। इवेल्युएशन ऑफ एक्शन एंड टीम वर्क 4 मार्क्स से मैक्सिमम, मैंने इसको 3 आउट ऑफ 4 दे दिए। यहाँ पर मैंने इवेल्युएशन ऑफ ऑन टीम वर्क मैंने इसको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दे दिए। इवेल्युएशन ऑफ ऑन टास्क परफॉर्मेंस 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। लर्निंग फ्रॉम रिसर्च 4 मार्क्स आउट ऑफ 5। और लर्निंग अबाउट स्किल्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मैंने यहाँ पर 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स दे दिए इसको। रिफ्लेक्शन ऑन ऑन परफॉर्मेंस मैंने इसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दे दिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मौजूद थी। रिफ्लेक्शन ऑन बेनिफिट्स चैलेंजेस ऑफ टीम वर्क मैंने 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स दे दिए कि बच्चे ने लिखा हुआ था। रिफ्लेक्शन ऑन पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स फॉर टीम वर्क 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स। एंड क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन आई गेव 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स। एंड कम्युनिकेशन फॉर रिसर्च 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मैंने दे दिए बच्चे को। तो ये आप देखें यहाँ पर बॉटम के ऊपर ऑटो कैलकुलेट होके 60 मार्क्स आउट ऑफ 70 आ गए हैं। इसमें से आपने जो बात नोट की वो ये थी कि पहले जो आ, 4 टेबल्स हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे, तो पहले जो 4 टेबल्स हैं, आई मीन ए बी सी एंड डी, दे वर फॉर टीम एलिमेंट। और आगे जो है वो नेक्स्ट जो टेबल्स थे ई एफ जी एंड एच, ये सारे जो है वो पर्सनल एलिमेंट आई मीन रिफ्लेक्टिव पेपर से रिलेट कर रहे थे। तो जिसकी वजह से अब ये सारे के सारे जो पर्सनल एलिमेंट वाले मार्क्स हैं दे आर 45, और जो ऊपर जो है वो मार्क्स हैं टीम एलिमेंट वाले ये हैं 25। वो 45 प्लस 25 इज इक्वल टू 70 टोटल, और इस स्टूडेंट ने 60 गेन किए आउट ऑफ दोज 70 मार्क्स। अच्छा, आपने यूं सारे के सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलअप करने हैं, और इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इधर जो है वो टेबल्स के नीचे यहाँ पर लिखना ज़रूर है, मेंशन ज़रूर करना है इसके अंदर। ये सारे आपने बॉक्स खाली नहीं छोड़ने। ओके। इसके बाद आप एक और देख रहे हैं कि इंटरनली मॉडरेटेड मार्क्स का भी एक जो है कॉलम यहाँ पर बना हुआ है, और एग्जैक्टली सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी लिखी हुई है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हो सकता है कि आपके स्कूल में जो है वो जो है वो 3 टीचर्स पढ़ा रहे हों, तो वो जो है ऐसा करें कि एक दूसरे के इंटरनल मॉडरेटर्स बन जाएं। ठीक है, यानी कि वो एक एक बंदा जो है वो दूसरे के जो है वो कर दे, मार्क्स को वैलिडेट कर दे, और दूसरा जो है दूसरे के वैलिडेट कर दे, यूं करके जो है ना वो एक दूसरे के जो हैं मार्क्स हैं वैलिडेट कर दे। तो फॉर एग्जांपल टीचर ए ने ये सारे के सारे मार्क्स फिल किए, तो टीचर बी जो है वो यहाँ पर इन सबको मार्क्स को वैलिडेट कर दे। और अगर ये टीचर बी ने मार्क्स डाले हैं, तो यहाँ टीचर सी जो है वो इसको वैलिडेट कर दे। और अगर ये मार्क्स टीचर सी ने ऐड अप किए हैं, तो टीचर ए जो है उनको वैलिडेट कर दे, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो। सो इन दिस वे आप सारे के सारे फॉर्म्स, हर बच्चे का फॉर्म्स फिल करेंगे, हर बच्चे के आउट ऑफ 60 मार्क्स लगाएंगे। उसके बाद ये 10 बच्चों का, जैसे मैंने कहा, फॉर्म है, तो यहाँ पर ये 10 बच्चों का फॉर्म आपके पास फिल होके आ जाएगा, सारी ये शीट। और उसके बाद आप जो है वो ये इसको फ्लैटन करेंगे, क्योंकि अभी ये फ्लैटेंड नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप ये करेंगे कि अगर आपके पास जो है वो एडोब रीडर जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, ये पीडीएफ इंटरेक्टिव पीडीएफ फाइल इसको बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखें, तो इसके अंदर आपने यहाँ पर आप देखें कि टॉप राइट साइड के ऊपर आपको एक साइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है साइन। तो अगर आप साइन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपके सामने जो है वो एक
कह सकते हैं कि मेन्यू सब खुल जाता है। आप यहाँ पर इसका जो टॉप ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज है, आप इसके ऊपर आ जाएं और आप यहाँ पर जो है ना अगर क्लिक कर देते हैं प्लेस सिग्नेचर, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसका, मैं इसको आपको बताता हूँ, क्लियर सेव सिग्नेचर कर देता हूँ। अब बताता हूँ आपको दोबारा से। तो यहाँ पर अगर मैं प्लेस सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये एक विंडो खुलती है और यहाँ पर ये इसको कहता है जी कि टाइप माय सिग्नेचर। तो आप जो है वो कर सकते हैं कि जो है वो टाइप भी कर सकते हैं अपने सिग्नेचर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ राजा उमर। देखिए मैंने वहाँ टाइपिंग की है तो यहाँ पर उसने मेरा नाम जो है वो सिग्नेचर फॉर्म में टाइप कर दिया है। आप यूँ भी कर सकते हैं। इवन आप जो है वो यहाँ से ऑप्शन लेके आप ड्रॉ माय सिग्नेचर के ऑप्शन पे जा सकते हैं और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर जो है वो ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये मैंने फ्री हैंड इसको जो है वो ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। आपकी मर्जी है, चाहे आप इसमें से पहला ऑप्शन ले लें, ठीक है, टाइप माय सिग्नेचर, टाइप के ऊपर आएंगे तो यूं आ जाएगा, ठीक है, और वो खुद से ही उसको सिग्नेचर स्टाइल पे बना देगा। अगर आप उसको ड्रॉ माय सिग्नेचर कहते हैं तो आप ये एंड यूज एन इमेज भी हो सकता है कि अगर आप किसी एक पेज के ऊपर अपने सिग्नेचर्स जो है वो कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इसको कहता हूँ तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, तो अगर किसी जगह मेरे पास मेरे सिग्नेचर की फाइल पड़ी हुई है तो लेट मी चेक कि अगर किसी जगह पर मेरे पास मेरे सिग्नेचर की फ़ाइल पड़ी हुई है तो मैं उसको जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। लेट मी चेक, मेरे ख्याल में अदर्स का फोल्डर था, शायद उसके अंदर मेरे सिग्नेचर्स जो है वो कहीं पर पड़े हुए हैं अगर, तो दैट वुड बी बेटर कि आप लोगों को जो है वो बात मेरी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। और अगर मैं यहाँ पर जो है वो देखना चाहूँ कि यहाँ पर एक फोल्डर था शायद ये, गुड, सो आई गॉट माय सिग्नेचर्स ओवर हियर। तो ये मेरे पास एक सिग्नेचर की फाइल पड़ी हुई है जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये देखें मेरे सिग्नेचर यहाँ पर आ गए हुए हैं, ठीक है। और मैं जो है ना इसको अगर मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ तो ये देखें अब मेरे कर्सर के साथ मेरे सिग्नेचर्स रन कर रहे हैं। मैं इनको किसी जगह पर इस पेज के ऊपर प्लेस कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ बॉटम पे मैं इधर प्लेस कर रहा हूँ तो ये देखें ये मैंने सिग्नेचर अपने प्लेस कर दिए हैं। और सिग्नेचर जब मैंने प्लेस कर दिए हैं तो उसके बाद आप दोबारा आप इधर जाएंगे, आप साइंड एंड प्रोसीड टू सेंड पे आप क्लिक करेंगे और आप इसको सेव कॉपी के ऊपर आप सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है ना वो आईसीआरसी फॉर्म का आप यहाँ पर फिर आप इसको रीनेम कर सकते हैं, सारी फाइल को रीनेम करके साइंड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको जो है ना वो सैम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, सैम्पल। आप उसके बाद ये सेव कर दें। अब आप देखिएगा ये फाइल हो गई है फ्लैट खुद से, ठीक है जी। ये देखें ये इसको फ्लैट कर रहा है, अब ये फाइल होगी है फ्लैट और यू कैन सी के ये मेरे सिग्नेचर्स यहाँ पर जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ तो अब ये फॉर्म वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ये पहले था। अब ये प्योरली पीडीएफ बन गया जिसको अब मैं अमेंड नहीं कर सकता। तो इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप बहुत ध्यान से सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है वो इसको फ्लैट कीजिएगा। अगर आपने पहले फ्लैट कर दिया तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, आपको दोबारा सारे का सारा डेटा करना पड़ सकता है जो कि बहुत बड़ा मसला बन सकता है, आप लोगों के लिए बड़ा लेंथी काम हो सकता है। तो अब ये देख रहे हैं पहला स्टूडेंट जिसका, अब उस वक्त मैं यहाँ पर मार्क्स चेंज कर पा रहा था लेकिन अब मैं ये मार्क्स बिल्कुल भी चेंज कर नहीं पा रहा, ये अब एडिटेबल नहीं रहा, ठीक है। अब ये फ्लैट हो गया हुआ है, अब ये 60 मार्क्स आउट ऑफ 70 यहाँ पर स्टूडेंट के लिखे हुए हैं। अब अगर मुझे काम इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी तो मुझे दोबारा से वो आईसीआरसी फॉर्म इंटरेक्टिव खोल के सारा काम दोबारा करके फिर उसको फ्लैट करना पड़ेगा जो कि खासा मुश्किल काम, खासा लंबा हो जाएगा। तो यूं आपके पास ये जो फ्लैटेंड फाइल आ गई है, आपने इस फ्लैटेंड फाइल को जो है वो आपने जो है वो अपने पास सेव कर लेना है और ये आपकी जो है वो तरफ से आईसीआरसी फॉर्म्स कैम्ब्रिज के जो आएंगे। तो ये 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 की फाइल ये हो जाएगी 10। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ तो मेरे पास इस वक्त जो है वो 21 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब है मुझे 3 फाइलें चाहिए होंगी,
ठीक है, 10 स्टूडेंट्स एक फाइल के, 10 स्टूडेंट्स दूसरी फाइल के, 10 स्टूडेंट्स तीसरी फाइल के, ठीक है। तो यूं जो है वो मुझे जो जो सॉरी लास्ट फाइल जो होगी उसका एक स्टूडेंट होगा, तो वो 21 स्टूडेंट्स मेरे पास होंगे। 21 के लिए मुझे 3 फाइलें चाहिए होंगी। तो इस तरह से फ्लैट की हुई 3 फाइलें होंगी जो कि मैंने अपलोड करनी है कैम्ब्रिज की साइट के ऊपर। तो ये तो था ICRC। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि CASF फॉर्म कैसे इस्तेमाल होगा। अभी इसको नज़र में रखना है आपने, क्योंकि जैसा कि आपने हर इंडिविजुअल कैंडिडेट का ये फॉर्म फिल किया है, जिसमें जैसे मोहम्मद अली नाम का स्टूडेंट था, इसको मैंने जो है वो 60 मार्क्स यहाँ पर इसके आए थे, ये वाला, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये पहला फॉर्म था, ये ऊपर इंस्ट्रक्शंस थी और उसके बाद ये पहला फॉर्म था। इस पहले फॉर्म के ऊपर हमने उसका नाम, कैंडिडेट नंबर वगैरह सारा फिलअप किया हुआ था और यहाँ पर इसको हमने ये 60 मार्क्स यहाँ पर दिए हैं। तो ये जो 60 मार्क्स इसके पास हमने यहाँ पर दे दिए हैं, और ये जो ऊपर हमने इसको बाइफरकेशन दी थी कि ये जो सारी की सारी हमने उसके टीम एलिमेंट और उसके पर्सनल एलिमेंट के मार्क्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। टॉकिंग अबाउट दिस होल ऑफ कॉलम टीचर मार्क्स जो दिए गए थे, तो इस सब को हम अगर जो है वो फिर ये सारे मार्क्स हम इधर रख के फिर हम जो है वो जाएंगे CASF फॉर्म के ऊपर। अगर आप CASF फॉर्म के ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो है वो अगर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, एग्जैक्टली ये भी उसी तरह से एक इंटरेक्टिव फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आप जो है वो इसको इसी तरह से फिल करेंगे। टॉप इसका ये जो रेड बॉर्डर्स के साथ नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने ये 0457/03 ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स टीम प्रोजेक्ट, इसको क्लिक किया। सेंटर नंबर जैसे मैंने कहा था, मैंने जो है वो एक डाल दिया था, एक फैक्टिशियस सा PK100, ठीक है। और सेंटर नेम में आपने जो है वो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, कोशिश करें कि ये आप जो है वो कैपिटल लेटर्स में जो है वो टाइप कीजिएगा। बीकन स्कूल सिस्टम XYZ, ये हो गया। और एग्ज़ाम सीरीज़ जैसे मैंने कहा था कि एग्ज़ाम सीरीज़ जून आ गई, और यहाँ पर 2025 ये हमारी सीरीज़ है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि अगेन इसके 3 पेजेस हैं पूरे इस डॉक्यूमेंट के। CASF के पहले पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और बाकी जो है वो 2 पेजेस हैं, और हर पेज के ऊपर 13 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो आ जाएगा आपके पास। आप ये देख लें। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब इन्होंने कम कर दिया, पहले पिछले सालों तक 13 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो एक के ऊपर आता था। अब यहाँ पर कैंडिडेट नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैंने 262 जो है वो कैंडिडेट नंबर जो है वो मैंने वहाँ पर पिक किया था। कैंडिडेट का नाम था मोहम्मद अली, और राजा उमर 01 ग्रुप का वो बच्चा था, टीम का। टीम नेम अगेन आप यही रखें, इसका टीम नेम। बच्चा एब्सेंट नहीं है, ये कॉलम खाली छोड़ दें। अब जो मार्क्स मैंने वहां पर दिए थे टेबल ए का सम आएगा। यहाँ पर आपने देखा था कि वहां पर टेबल ए का जो है, टेबल ए, ये आपको देख रहे हैं कि टेबल ए के ये 4 बाइफरकेशंस थी। आपने इन चारों का सम, मैंने बच्चे को 2 2 2 एंड 2 मार्क्स दिए, ठीक है। सो इसका मतलब है बच्चे को मैंने 8 मार्क्स दिए आउट ऑफ 10। तो मैं यहाँ पर जो है वो 10 मार्क्स ऐड अप कर दूंगा उस बच्चे के टेबल ए का सम। और यहाँ पर टेबल बी पर मैंने बच्चे को मार्क्स दिए थे 4 आउट ऑफ 5। इसको आप यूं कर लें कि अगर आप इसको छोटी विंडो पे ले आए यूं करके, तो आप जो है वो बड़ी आसानी से वहां से मार्क्स को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। और इसको भी अगर मैं विंडो छोटी कर लूं यूं, तो आपके पास जो है वो मार्जिन बन जाता है कि आप दोनों स्क्रीन्स को देख सकते हैं साथ ही साथ। तो अब आप देखें कि ये जो है वो हमारे पास 5 मार्क्स आ रहे थे यहाँ पर, तो मैंने जो है वो स्टूडेंट को यहाँ पर 4 मार्क्स दिए, और नेक्स्ट मैंने स्टूडेंट को फिर 4 मार्क्स दिए, और नेक्स्ट मैंने इसको 5 मार्क्स दिए, फिर मैंने नेक्स्ट इसको 3 मार्क्स दिए, नेक्स्ट मैंने इसको 4 मार्क्स दिए, नेक्स्ट मैंने इसको 2 मार्क्स दिए। सॉरी, यहाँ पर सम आएगा, सॉरी, आई एम सॉरी,
तो यहाँ पर टेबल बी तक जो है वो ठीक है। टेबल जो ई एफ जी था, आपको पता है कि वो हो रहा था, सम हो रहा था, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन दी हुई थी। तो अगेन मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए थोड़ा सा। ये देख रहे हैं ए बी सी डी, ये सारे जो है वो टीम एलिमेंट की हद तक थे। उसके बाद जो है यहाँ से आगे जो है वो स्टार्ट हो गया है बच्चे का रिफ्लेक्टिव पेपर, ई एफ जी एच, जो ये जो चार टेबल्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फोर। तो इनके मार्क्स आपने वहां से सम करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ए बी सी डी तक तो जो है वो हो गया उसका टीम एलिमेंट। अब आगे बात इसके टेबल ई एफ जी एच की बात हो रही है ये। तो अब आप देखें कि टेबल ई जो है उसके तीन बाइफर्केशंस थी, और 4 4 एंड 2 10 मार्क्स टोटल थे, और 4 एंड 3 7, 7 एंड 2 9 मार्क्स जो है वो इसको मैंने दिए यहाँ पर। तो मैं जो है यहाँ पर टेबल ई के जो है वो, ये ऊपर देखें मैक्सिमम 10 लिखे हुए हैं, तो मैंने इसको जो है वो, ये देखें ये इसके मैक्सिमम 10 मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो मैंने इसको 9 जो है वो दे दिए एज पर दैट सम ऑफ द होल ऑफ द टेबल। इसी तरह टेबल एफ है, इसके 5 5 5 15 मार्क्स हैं टेबल एफ के, मैंने इसको 4 4 एंड 5 दिए, इसका मतलब है मैंने इसको 9 एंड 4 13 मार्क्स दिए। तो मैं जो है वो यहाँ पर जाके नेक्स्ट टेबल आप देखें, उसके 15 ये लिखे हुए हैं मैक्सिमम मार्क्स, मैंने जो है वो 13 मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट को। और उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट टेबल है, 4 एंड 4 8 मार्क्स मैंने दिए इसको आउट ऑफ 10। टेबल जी, टेबल जी मैंने जो है वो 10 में से 8 मार्क्स दिए इसको। और आखिरी जो है वो टेबल एच, टेबल एच में मैंने स्टूडेंट को जो है वो 9 मार्क्स दिए आउट ऑफ 10। तो मैंने 9 मार्क्स दिए आउट ऑफ 10, ऊपर मैक्सिमम लिखे हुए हैं। तो अब आप ये देखें कि अब यहाँ पर कहीं पर कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ये सम 62 आया है, ठीक है। ये अगर मैंने उधर 60 मार्क्स दिए हुए हैं तो यहाँ पर भी 60 मार्क्स ही होने चाहिए। ये मेरे ख्याल में 10 नहीं है, ये मैंने उसके 8 मार्क्स दिए थे इसको। ये जो पहला था टेबल ए का, आई मीन अगेन रीचेक, आपने मैचअप करना है। तो टेबल ए जो है इसमें मैंने बच्चे को जो है वो 2, टॉपिक एंड इशू 2 मार्क्स, प्लान के 2 मार्क्स 4 हो गए, रोल्स के 2 मार्क्स और एक्शन के 2 मार्क्स 8 मार्क्स मैंने इसको दिए। तो मैंने बाय मिस्टेक वहां पर 10 लिख दिया था। अब मैंने 8 लिखता गया तो ये 60 मार्क्स टोटल ऑटो कैलकुलेट हो गए। यूं आपने उसके बाद कोई दूसरा टीचर, जो कि जैसे मैंने कहा था कि टीचर ए बी सी 3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो टीचर ए ने ये स्टूडेंट पढ़ाया था, तो टीचर बी जो है वो इंटरनली मॉडरेट कर दे। फॉर एग्जांपल वो क्या करे जी कि जो है ना इसको चले वो भी कह दे 60 मार्क्स यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हर स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा। यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स का डेटा इस शीट पर और 11 स्टूडेंट्स का डेटा इस शीट के ऊपर। इसका मतलब है मुझे ये एक ही फॉर्म चाहिए होगा, मेरे 21 स्टूडेंट्स हैं वो सारे इसी के ऊपर पूरे आ जाएंगे, सी एस एफ के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉलम नंबर 1। वो आप देख रहे हैं सैंपल लिखा हुआ है, और ये सारे स्टूडेंट्स का जो आप मार्क्स भेजेंगे उधर कैम्ब्रिज को, उनमें से जो जो सबके सबका वो टीम प्रोजेक्ट तो आपसे नहीं मांगेगा, वो तो सिर्फ जो है वो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, सैंपल स्टूडेंट्स का जो है टीम प्रोजेक्ट मांगेगा। तो फिर जो जो अगर मोहम्मद अली नाम का स्टूडेंट सैंपल था, कैम्ब्रिज की तरफ से जो मेल आई उसमें लिखा हुआ था हाँ जी 262 का प्रोजेक्ट हमें भेजें, ठीक है। तो आपने फिर इस डाउन एरो के ऊपर क्लिक करके इस स्टार पर क्लिक कर देना है। तो आप देखें फर्स्ट कॉलम के अंदर स्टार आ गया, जो कि शो करेगा कि मोहम्मद अली वाज वन ऑफ द सैंपल स्टूडेंट्स। उसके बाद हो सकता है ये चौथे नंबर पर ये स्टूडेंट हो, ये सैंपल हो, तो आपने इसको स्टार कर दिया। फिर हो सकता है ये सैंपल हो, ये स्टार कर दिया। सो जो जो स्टूडेंट सैंपल में आएगा आपने उसके जो है वो कॉलम के को जो है वो स्टार जो यहाँ पर दे देना है। सारा ये फॉर्म फिल करने के बाद ये 22 स्टूडेंट्स के लिए ये होगा। ये करने के बाद आप जो है वो इसके नीचे यहाँ पर आप नेम ऑफ द टीचर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म, जो पढ़ा रहा है टीचर उसका नाम आ जाएगा और डेट यहाँ पर मेंशन कर देगा, और नेम ऑफ द इंटरनल मॉडरेटर जो दूसरा टीचर, जैसे मैंने कहा कि टीचर बी जो है वो अपना नाम यहाँ पर लिखकर जो है वो डेट डाल देगा कि उसने इसको इंटरनली मॉडरेट कब किया। उसके बाद अगला काम फिर सारे का सारा वही है कि आपने इसको साइन पर क्लिक करना है। साइन पर क्लिक करके आपने इसको जो है वो सिग्नेचर प्लेस कराने हैं, और आपने जो है वो
साइन, तो साइन पे क्लिक किया आपने, जो है वो प्लेस सिग्नेचर पे क्लिक किया और ये मेरे सिग्नेचर सेव्ड पड़े हैं, ये मैंने इसको जो है वो सिग्नेचर यहाँ प्लेस किए, साइंड एंड प्रोसीड पर क्लिक किया, सेव अ कॉपी पे क्लिक किया और मैंने इसको CASF सैम्पल के नाम से फ़िलहाल मैं जो है वो फाइल सेव कर रहा हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर फाइल अपनी सेव कर दी और ये अब देख रहे हैं कि ये फाइल फ्लैट हो गई है। अब ये एडिटेबल नहीं रही है PDF फॉर्म, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और ये देख लें कि मोहम्मद अली का पूरा डेटा जो कि हमने उधर उसके ICRC फॉर्म पे फिल किया था, वही डेटा हमने मार्क्स वहाँ पर साथ लिखना भी होता है कुछ टेक्स्ट टेबल ABCDEFGH के अंदर, लेकिन यहाँ पर जस्ट मार्क्स पुट इन करने होते हैं उधर से। तो मार्क्स यहाँ पर पुट इन करने के बाद आप इस सारे फॉर्म को फ्लैट करके सारे स्टूडेंट्स का आपने ये फॉर्म भी अपने पास सेव कर लेना है और आपने ये भी कैम्ब्रिज को भेजना होगा। भेजना कैसे है ये जब आप उनकी साइट खुलेगी तो तभी बता सकूँगा, उससे पहले मुमकिन नहीं है। तो ये था CASF और ICRC फॉर्म्स फिल अप करने का तरीका। वेरी मच होपफुल कि समझ आया होगा। कोई और इसके अंदर इशू हुआ तो ज़रूर बताइएगा, इसको ठीक करने के बाद इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।